सरकार की तरफ से शुक्रवार के दिन बजट पेश किया गया और बजट भी बहुत भारी भरकम पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने बजट के भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें रखी जिसमें ये दर्शाया गया कि अब की बार का बजट जो है वो अलग अलग वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी नहीं। आंकड़े जो दर्शाए गए उससे हर आदमी ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री ने अब की बार ऐसा बजट तैयार कर दिया जिससे किसान प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगार युवक जो है वो प्रभावित होंगे, जिससे हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं बनेगी। लेकिन हैरानी की बात है, जब बजट को आप गहराई से जाकर के देखोगे, जब उसके बजट के एक एक एजेंडे को पैरे को जब आप चेक करोगे तब असलियत आपके सामने आएगी कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आम साधारण व्यक्ति को कोई लाभ नहीं। सबसे पहले मैं जो बजट की राशि इन्होंने रखी थी 1,55,645.45 करोड़ जो है, पिछला जो बजट था वो था 1,42,378 करोड़ का। पिछले लिस्ट में अंतर करीब कोई 13.25 करोड़ का, 13,000 करोड़ रुपए का अंतर है। इतना आपके पास अब की बार बजट में पैसा ज्यादा है तो फिर अलग अलग जिस डिपार्टमेंट के लिए पैसे निर्धारित किए गए तो उसमें भी राशि बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ पेपरों तक सीमित है। सबसे पहले मैं आपको कृषि का ही बता दूं, अब की बार बहुत इस बात को लेकर के अखबारों में लिखा, बहुत सारे चैनलों पे दिखाया गया कि अब की बार बजट के अंदर कृषि के लिए बहुत सारे नए आयाम हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पहले से बजट जो है वो कम कर दिया। जो वर्ष 2016 और 17 में कृषि का बजट हरियाणा का था, टोटल बजट का 13.71% था। 17 और 18 के अंदर इसको कम करके बीजेपी की सरकार ने 12.49 कर दिया। 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, 12.22 कर दिया। फिर 2019 और 20 के अंदर इसको और कम करके इन्होंने 10.31 कर दिया। बस 2021 था, 20 और 21 उसमें ये बजट बढ़ा था, उसमें 12.42 हुआ। लेकिन क्योंकि पूरा साल कोविड में निकल गया इसलिए पैसा खर्च भी नहीं हुआ। अगर ये पैसा नहीं खर्च हुआ तो फिर अब की बार बजट के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए। अब की बार बढ़ाने की बजाय 10.33 कर दिया। एक तरफ तो बड़ा मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने कृषि के लिए बजट बढ़ा दिया, लेकिन उनकी अपनी जो किताब है बजट की उसमें साफ हो गया कि बड़ा नहीं, बढ़ने की बजाय कम हो गया। जहां कृषि में ये हालत है इनकी, वहीं बिजली का जो मैटर है उस बिजली के अंदर भी बारी बारी कहते हैं कि हम 80,000 ट्यूबवेल को कनेक्शन दे दें, और ये कहते हैं कि हम कनेक्शन दे देंगे, कनेक्शन के साथ साथ
बिजली की आपूर्ति भी ज्यादा करें, ज्यादा दें, 24 घंटे लाइट पूरे प्रदेश में कर दें। हालत इनकी ऐसी है कि बिजली पे जो किसान को सब्सिडी मिलती थी हरियाणा में, वो पहले साल जब इनका 16 और 17 का बजट था उसमें थी टोटल जो जितना खर्चा था उसकी 10.76। वो उसके बाद अगले साल जो है इन्होंने 17-18 में कम करके कर दी 6.31। उसके बाद वर्ष 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, इसको कर दिया 5.87 और 1920 के अंदर इसको कम कर दिया इन्होंने 4.63 कर दिया। और इस 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी देने की बजाय किसान को लूटना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है उसमें 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से सरकार ने लोगों से जमा करा लिया। 80,000 ऐसे कनेक्शन आज इस प्रदेश में हैं जिनका ये 3 से 5 लाख रुपए जमा कराए आज 7-8 वर्ष हो गए, जिसका ब्याज सरकार खा रही है पैसे। और ये जो इलाका है आप पे यमुनानगर के साथ सढौरे का, बिलासपुर का, इस एरिया में किसान ने जो ट्यूबवेल के लिए पैसे जमा कराए थे, जिस कंट्रैक्टर को मोटर डालनी थी, जिसने ट्यूबवेल में पाइप लगानी थी, वो कंट्रैक्टर ही भाग गया, पैसे किसान से जमा हो गए। अब वो ये यहाँ से भाग गया। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों ने जाकर के जब विभाग में पूछा कि हमारे कनेक्शन कब लगेंगे, तो आगे से जवाब ये था कि नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तो भी आपको कनेक्शन मिलेंगे। मतलब एक दफा का जो जमा कराया हुआ सरकार में पैसा, उन्होंने कोई उसको थोड़ा दिया था ठेकेदार, उन्होंने तो सरकार के खाते में जमा कराया था। और सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उनके कनेक्शन दे, लेकिन कनेक्शन देने के बजाय सरकार ने उनको आगे से ये कहा है कि आप नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तब आपको कनेक्शन मिले। मतलब किस तरह से किसान का पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उसी तरह फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 16 और 17 के अंदर बजट की कुल राशि थी 6.28। ये 17-18 में मामूली सी फिर कम हुई, ये होगी थी 6.23। उसके अगले वर्ष जो है 18 और 19 के अंदर होगी ये 3.20 नहीं 4.73। उसके बाद अगले वर्ष फिर कम होगी 4.12। फिर 20 और 21 में फिर ये कम होकर के होगी 3.84। और अब जो है अब की बार बजट का पैसा तो बढ़ा है, पैसा बढ़ने के बाद राशि कम होगी, परसेंटेज कम होगी, 3.32 कर देंगे। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी इसी तरह से पैसा कम हुआ है। पब्लिक हेल्थ के अंदर 16 और 17 के अंदर तो था, कुल जो बजट था उसकी राशि 3.16, 17 और 18 के अंदर ही होगी 3.31, 18 और 19 में होगी 3.20, 19 और 20 में होगी 2.71 और 20 और 21 में 2.51। अब ये राशि कम होगी। अब की बात जहां बढ़ रही थी वहां 2.18 होगी, 18 होगी 2.8, 18। ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत शोर मचाते हैं कि हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, उसमें तो पोल निकल गए। 2016 और 17 के अंदर तो था ये 2.94, 17 और 18 के अंदर थे 4.85, 18-19 के अंदर था 3.76, 19 और 20 में था 3.83, 20 और 21 में ये था 4.45। लेकिन इस वक्त कोई पैसा खर्च नहीं हुआ।
कहीं ग्रामीण विकास में पैसा नहीं लगा, तो पैसा जो का तो सरकार के पास बचा हुआ था। तो अब की बार बजट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछली धनराशि भी सिर्फ और आई है, उस हिसाब से इनका पैसा बढ़ना चाहिए था। इसको बढ़ाने के बजाय इन्होंने कर दिया 3.82। टोटल इसमें जो कम हुआ है, मैंने कहा इसमें जो टोटल कम हुआ है वो मेरे ख्याल ये इसमें टोटल कम जो हुआ है, ये देखने वाली चीज है। 20 और 21 के अंदर तो था ये 6,294 हजार करोड़ का प्रावधान था। ये इस बार राशि जो है घटा दी गई, उनकी बात कर दी है 5,599.39। ग्रामीण विकास सर 5,000 5,599। मतलब 800 करोड़ रुपया पहले से कम कर दिया। उसके बाद अगली चीज देखने वाली है कि इसमें जो पूंजीगत खर्च होता है, डेवलपमेंट जिससे होती है, इसमें जो तनख्वाह में जाएगा पैसा वो अलग है, खर्च किया जाएगा। अगर उसको आप निकालोगे तो उससे पता लगेगा कि टोटल कितना खर्च करने जा रही है पूरे साल में सरकार। ये देखने वाली चीज है। पिछली बार तो एक्सपेंडिचर जो था वो था 329 करोड़ प्रावधान था, इतना पैसा हम खर्च करेंगे, वो खर्च नहीं हुआ, उसको भी कम कर दिया। अब की बार टोटल जो खर्च करेंगे वो करेंगे 152 करोड़। एक एमएलए को साल में 5 करोड़ रुपए देती है सरकार, 450 करोड़ तो एमएलए से ही हो गया। तो सरकार कहां खर्च करेगी? सरकार के पास तो एमएलए को पैसा देंगे भी नहीं होगा डेवलपमेंट। मतलब किस तरह से आंकड़े दिखाए गए, हमने इतने 1000 करोड़ का बजट कर दिया इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, उसमें जो है निवेश जो है, टोटल खर्च जो है, वो तो कहीं तो मेरे ख्याल सैकड़ा भी पार नहीं करेगा। कई जगह तो ऐसी होगी, कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं 20 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 40 करोड़। हेल्थ का इससे भी ज्यादा दिवालिया पिटा हुआ है। आपको हेल्थ का जब बताऊंगा तो आप कहोगे कि 4 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हेल्थ का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत जोर लगाया जाता है भाई, हर बार चर्चा करते हैं हम शिक्षा के ऊपर, पता नहीं क्या नया करके दिखाएंगे। उसके बाद 4,000 प्ले स्कूल बनाएंगे। शिक्षा के अंदर 16 और 17 के अंदर था 13.34, अगले वर्ष से थोड़ा सा बढ़ा था 14.24 हो गया। उसके बाद ये 12.96 हो गया उससे अगले साल 18-19 में। 19 और 20 के अंदर ये कम होकर के 11.61 रह गया। 20 और 21 के अंदर फिर ये 14.17 हो गया। अब की बार बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल तो स्कूल तो सारे बंद थे, खर्च कहाँ किया? सारा का सारा पैसा बचा हुआ था, तनख्वाहें भी आती थी, खर्चा तो कहीं था ही नहीं, नए स्कूल नहीं बढ़ाए, नया कुछ किया नहीं। तो इसको बढ़ाना चाहिए था, इसको बढ़ाने की बजाय 2.3 कम कर दिया, 12.14 कर दिया, 12.14 कर दिया। हाँ तो डंके बजा रहे थे कि हम पता नहीं एजुकेशन में क्या करेंगे। 40,000 टीचर लगभग आज भी हरियाणा प्रदेश में कम है। जब 40,000 टीचर कम होंगे तो फिर प्ले स्कूल में इनको खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, कहां से जाओगे? मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आंकड़े दिखा करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। हकीकत यह है कि इस प्रदेश को इस भाजपा और इनके सहयोगी लुटेरों ने जहां प्रदेश को लूट लिया, वहीं प्रदेश को दिवालिया भी कर दिया। अब आप ले लो स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य विभाग के अंदर 16-17 के अंदर था 3.98, 17-18 में ये 3.25 हो गया, फिर ये 4.14 हो गया, फिर ये 3.80 हो गया, फिर ये 4.57 हो गया। अब की बार 3 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 4 मेडिकल कॉलेज। पैसा खर्च करने के लिए है, तनख्वाह में लग जाना है सारा का सारा। कहां से कॉलेज बनाएंगे? उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम डॉक्टर ले रहे। उसमें उन्होंने कहा था कि 350, इसको निकाल दो, कोई 350 के करीब तो मेडिकल के कोई जो डॉक्टर है वो लेने, और कुछ ये नहीं हेल्थ का निकालो। साढ़े 700 डॉक्टरों की कमी बताई, और उसके अंदर 350 टन नए मेडिकल अफसर लेने थे, और 60 के करीब डेंटल के सर्जन्स के पदों की भर्ती की बात की गई। अगर इनको मिला भी ले तो 410 बनते। उसके बावजूद भी 340 डॉक्टरों की फिर कमी है। डॉक्टर तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारे पास है नहीं, भर्ती के लिए तुमने ऑलरेडी बता दिया कि हम इतने भर्ती कर सकते हैं, इससे ज्यादा भर्ती करेंगे तो तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। इस बजट का सारा पैसा फिर तनख्वाह में भी आगे डॉक्टरों को देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो फिर मेडिकल कॉलेज कहां से आएंगे? फिर मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा कहां से लेकर के आएंगे? करताल के अंदर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मुझे लगता है कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी, जो हमारे टाइम की जेल थी, उसका नाम बदलेंगे, उसका नाम उपाध्याय कर देंगे। उसका तो बदल दिया है सर, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया ना, कर तो दिया उसका। वो तो जो नई बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये वहां पे है, पर उसको बनाएंगे कहां से? उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे जब एक नया पैसा इनके पास है नहीं? ये हालत है जो इनकी, ये जो मेन डिपार्टमेंट्स है इनके अंदर इनके पास खर्च करने को पैसा नहीं, कर्जा ही कर्जा है। अब जहां कर्जे की बात है, पहले वर्ष तो 16 और 17 में मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं। हमारे टाइम में 2000-2005 की उस वक्त में टोटल जो प्रदेश की सरकार का कर्जा था 66 से लेकर के तब तक 23,900 कुछ रुपए करोड़ रुपए 40 वर्ष में। एक साल में अगर उसको निकालोगे तो 600 करोड़ रुपए। हमारी जो गवर्नमेंट थी, मैं तब का आपको और बता देता, 99 से लेकर के 2004 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने लिया सरकार ने, और उसमें 7300 करोड़ रुपए जो कर्जे का था वो 5 साल में वापस कर दिया। पीछे जो बचा था टोटल कोई 2700 करोड़ के करीब, उसमें जो डेवलपमेंट किया हमने हमारे कार्यकाल के दौरान, जो डेवलपमेंट पे खर्च हुआ वो आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी सरकार नहीं कर पाई इस प्रदेश में। हमने 6,000 करोड़ के लगभग डेवलपमेंट के कामों पे खर्च किया, जो अपने आप में आज भी रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी अमाउंट की डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में नहीं कराई। तनख्वाहों में पैसा बांटा, कर्जा उतारने में पैसा लगाया। और उस वक्त जो नई चीज थी, हमने हमारे शासनकाल के दौरान इस तरह के प्रदेश के अंदर
मतलब काम किए जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ा। और रेवेन्यू जो बढ़ा, जब हमने सत्ता से बाहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में आया था तो 2000 करोड़ रुपया खजाने में हमने सरप्लस छोड़ा, वो भी अपने आप में रेवेन्यू का डेप्रिसिएशन कभी नहीं हुआ एक बार। 2008 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारी उस पॉलिसी की वजह से बचता रहा, ठीक ठाक हालत में सरकार चलाता है। 2008 से लेकर के आज तक रेवेन्यू डेप्रिसिएशन भी होता है, कर्जा लगातार बढ़ता है। उस 44 साल का तो कर्जा ये था, और अब जो है कर्जे की हालत देखो आप। अब जो कर्जा है वो 2016-17 में बीजेपी की सरकार ने कर्जा दिया था 1,24,603 करोड़ रुपया। अब वो बढ़ करके पिछले वर्ष का बताता हूं आपको, पिछले वर्ष तक ये हो गया था 1,99,823। ये भी संशोधित है। एक्चुअल तो मार्च का एंड महीना जो खत्म होगा उसके बाद पता चलेगा। अब जो कर्जा है सरकार ने जो लिया है वो सारी की सारी हदें पार कर इस एक वर्ष के अंदर 56,000 करोड़ रुपया, 58,000 करोड़ रुपया कर्जे के रूप में सरकार ने लिया है। अब के बाद ये बढ़ करके 2.43 लाख 2,43,373 रुपए बढ़ता है। अगर इससे ज्यादा कोई कर्जा लेंगे, ये मुझे लगता है और ज्यादा ले लेंगे। अगर ये राशि रहती है तो आपको हैरानी की बात है कि जो लगभग आपका बजट है उसका 30.80 बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सरकार ने उनकी बार एक नई चीज के आंकड़े और दर्शाए थे, उनमें खुद फंस करके खड़े हो गए बेचारे। इन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है इन्होंने कहा था कि जब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो अब नहीं, इन्होंने ये दिखाया था कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है एक बेहतर दिखाई थी पिछले वर्ष। अब की बार वो घट करके 163, खुद मुख्यमंत्री ने बताया 1,63,000 कुछ समथिंग पैसा है। खुद ने माना कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, जबकि बहुत बड़ा झूठ है। आज की डेट के अंदर जिस ढंग से कर्जा है उससे हमारे यहाँ जो भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा साथ में आता है। पैदा होने वाले तो 1 लाख है, तो फिर जो ऑलरेडी जो है प्रदेश के अंदर उन सब पे तो इतना कर्जा है। 1 लाख रुपए कर्जा लेकर के पैदा होता है। ये बता देना है वाली, बता दी प्रति व्यक्ति आए जो इसने बताई थी मुख्यमंत्री ने। हाँ, वो तो वही बात मैंने कही है कि हकीकत में तो कोई आए है नहीं, हकीकत में तो कर्जा है सबके सिर के ऊपर। उसके ही रहेगा। गन्ने का रेट सबसे ज्यादा दे रहे कह रहा मुख्यमंत्री। हमारा गन्ना यूपी में जाता है, यहाँ तो मिलों की कैपेसिटी नहीं है कि जिसके अंदर गन्ने की पिराई हो सके। पानीपत की मिल तो अब तक भी चालू नहीं हुई है। इसलिए जींद तक का, पानीपत तक का, सोनीपत तक का किसान जो है यूपी जाके गन्ना बेच के आता है, और यूपी से उन्हें 1.5 वर्ष हो गया अब तक गन्ने की कोई पेमेंट नहीं मिली। हरियाणा के अंदर जो शुगर मिल है उनकी हालत जो है वो ये है कि अब तक 608.62 करोड़ रुपया आज भी बाकी है हमारा किसान का, उसको आज तक उसकी पेमेंट नहीं मिली। मतलब किस तरह से सफेद झूठ सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं।
जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, नई चीज आ रही है, 75% आरक्षण दे दिया, हम पता नहीं क्या कर देंगे आगे नौजवानों के लिए। अभी से कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में अब सारे नौजवान तैयार हो जाएं, हम सबको भर्ती कर देंगे। उनसे पूछो ना, तुम नौजवानों को वोट जब लेने जा रहे थे तब कह रहे थे भी 11-11 हजार रुपया पढ़े लिखे बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें नौजवान की इतनी फिक्र थी तो फिर 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार में शामिल होकर के क्यों नहीं दिलवाया? वो नहीं दिलवा सके। और 75% नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी हमारे प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है, 26.4 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कोई युवा किसी प्रदेश का है, इतने छोटा प्रदेश होते हुए सबसे बड़ी संख्या में बेरोजगारी